चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्रेस्को सीरीज का अगला वीडियो लेक्चर अपना केमिकल काइनेटिक्स। ध्यान से देखना जरा, फटाफट से कवर कर लेंगे अपन। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल फिक्स प्रोसीजर होते हैं इसमें क्वेश्चन करने के। जैसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस टर्म में लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हो, मोल के टर्म में भी लिख सकते हो, प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो है अपना कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। ध्यान से देखना जरा, मेरे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दी है, इसमें रेट हम कैसे लिखते हैं? दो टाइप की रेट लिखते हैं, एक हम लिखते हैं एवरेज और एक लिखते हैं अपन इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो एवरेज रेट में डेल्टा लगाते हैं, इंस्टेंटेनियस में डी आता है। व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब जो डेल्टा है वो डी बन जाता है। ठीक, जैसे मुझे इसका रेट लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय अल्फा डेल्टा डी। जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। ठीक, अगला क्या लिखूंगा? माइनस डेल्टा बी अपॉन बीटा डेल्टा टी, कॉफिशिएंट से डिवाइड करके, प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा गामा डेल्टा टी, गामा डेल्टा टी, और अगला आएगा प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डेल्टा टी। इस तरीके से तो जो यहां पर कॉफिशिएंट है उससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो माइनस है ये किसके लिए लगाते हैं? माइनस लगाते हैं अपन रिएक्टेंट के लिए और प्लस लगाते हैं प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। अब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा मतलब कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा मतलब बनेगा। इस तरीके से होता है। अब यहां पर कुछ चीजें और आती हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या मैं बोलूंगा आपसे रेट ऑफ अपीयरेंस, तो ध्यान रखना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या कंजम्पशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस, इसमें आपको कोफिशिएंट नहीं लेना। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो आप क्या लिखोगे? माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, कोफिशिएंट इसमें नहीं आएगा। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो आप क्या लिखोगे? प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से लिखना आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो आप क्या लिख दोगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, इसको क्या लिखोगे? माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ये क्या लिखोगे आप? प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से लिखना है। तो ध्यान रखना, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट नहीं आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट आते हैं। अगर मुझे यही लिखना है क्या? इंस्टेंटेनियस रेट। क्या लिखना है? इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है तो जो एवरेज रेट है, एवरेज रेट है वो बराबर हो जाती है किसके? इंस्टेंटेनियस के। ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं इंस्टेंटेनियस लिखूंगा तो क्या लगाऊंगा? माइनस डी कर दूंगा, तो डी ए अपॉन अल्फा डी टी माइनस डी बी अपॉन बीटा डी टी प्लस डी सी अपॉन गामा डी टी और प्लस डी डी अपॉन डेल्टा डी टी। समझ गया बात को कैसे लिखना है आपको? इंस्टेंटेनियस में डी लगेगा, एवरेज में डेल्टा लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट आएंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस में कोफिशिएंट नहीं आएंगे। जैसे इस रिएक्शन के लिए मैं लिख के बता रहा हूं सारी चीजें। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एवरेज रेट। एवरेज रेट कैसे लिखोगे? ध्यान से देखना जरा, एवरेज रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। N2 का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो 1 डेल्टा टी। H2 के लिए माइनस डेल्टा H2, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, और यहां क्या आएगा? 3 डेल्टा टी और प्लस डेल्टा अमोनिया डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा टी। इस तरीके से आप लिखोगे। अगर मैं इसी को क्या करूं? इंस्टेंटेनियस रेट लिखना चाहूं इसी के लिए, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? यहां आपका आ जाएगा डी आ जाएगा बस, तो डी एन टू अपॉन 1 डी टी माइनस डी एच टू अपॉन 3 डी टी, और यहां आएगा प्लस डी अमोनिया अपॉन 2 डी टी। इस तरीके से लिखना आपको। अगर मैं आपसे बोलूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, तो क्या आएगा? माइनस, अब कौन सी वाली रेट लिख दूं मैं यहां? चलो एवरेज लिख देता हूं, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, कोफिशिएंट नहीं लेना। अगला देखना जरा, माइनस डेल्टा H2 अपॉन, कोफिशिएंट नहीं लेना, डेल्टा टी, और ये क्या आ गई? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 आ गई। ये क्या आ गई? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। यहां लिख देता हूं मैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ
H2, ये क्या आ जाएगी माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इस तरीके से लिखते जाना। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर एग्जाम में, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, यही एक्सप्रेशन लिखने वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, प्लस डेल्टा अमोनिया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस तरीके से आप लिखोगे, समझ गए बात को। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, तो रेट ऑफ, जैसे मान लो आपसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो आप यहां से कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 1, सही है। और क्या बोल सकता हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3। और क्या बोल सकता हूं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे मान लो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 दे रखी है आपको, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यहां दे रखी है H2 की, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो ये निकाल सकते हो। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, अभी मैं आपको करके बता रहा हूं। अब आती है इसकी यूनिट की। तो यूनिट क्या लेते हो, रेट क्या होता है, एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यहां लिख रहा हूं मैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होगी, मोल पर लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन की, और टाइम इनवर्स, क्योंकि नीचे टाइम आ रहा है। अगर मैं रेट को लिखता हूं किस फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में, तो क्या आएगा, प्रेशर के लिए एटीएम लिख दो और क्या लिख दो, टाइम इनवर्स। इस तरीके से आप लिख सकते हो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट फिक्स रहती है, हमेशा ध्यान रखना। फटाफट से नोट करो, फिर मैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आपको करवा देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं हम, न्यूमेरिकल देख लो जरा इससे रिलेटेड। आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा है SO2 का इतना, ठीक है, और रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं मैं एवरेज वाले के फॉर्म में, क्या, माइनस डेल्टा SO2, ध्यान से देखना जरा, डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट आते हैं माइनस डेल्टा O2 अपॉन 1 डेल्टा टी, और प्लस डेल्टा SO3 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा टी। सही बात है। अब ध्यान से देखना जरा, मुझे क्या दिया है, मुझे ये दिया है और ये निकालना है, और इसमें भी क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब मुझे इतना पार्ट दिया है और निकालना क्या है, मुझे इतना पार्ट निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसको बराबर कर दो क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 से 2 उड़ा दो, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 और SO3 का अपीयरेंस सेम रहेगा, मतलब यही आंसर है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3, इसको पुट कर देता हूं मैं, कितना है, 2 × 10 की पावर -3 मोल पर लीटर को मोलर लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, और टाइम किस में ले रखा है, सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। समझ गए बात को। आगे चलते हैं, रेट लॉ। जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज लिखा और इंस्टेंटेनियस लिखा, वैसे ही एक रेट लॉ और होता है। इसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना जरा, ये समझने वाली बात है। अल्फा ए प्लस बीटा बी गामा सी प्लस डेल्टा डी, मान लो ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ऐसा। अब यहां जो अल्फा है वो एक्स हो भी सकता है और ये बीटा है वो वाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कब ऐसा होगा, अल्फा एक्स और बीटा वाई तब बनेगा फॉर जब एलिमेंट्री रिएक्शन लिखी हो। ध्यान से सुनना, एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसा लिखा हो, क्वेश्चन में पढ़ना, ये लिखा होगा तभी हम ऐसा करेंगे। और वन स्टेप रिएक्शन ऐसा लिखा हो, और सिंगल स्टेप रिएक्शन, और सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, और आरडीएस लिखा हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऐसा लिखा हो, तो ये जो कोफिशिएंट हैं वो ये पावर के बराबर होते हैं। और इन पावर को एक्स एंड वाई, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मतलब एक तरीके से पावर होता है। एक्स क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, और वाई क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। और एक्स प्लस वाई, जिसको मैं बोल रहा हूं सपोज पी बोल देता हूं, तो इसको हम बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पी लिख सकते हो, या फिर कई बुक्स में एन भी लिखा होता है तो आप एन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये जो एक्स है इसको कई बुक में एम मानते हैं और इसको एन मानते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं ये, तो एक कांस्टेंट आता है, तो आर इज इक्वल टू मैं लिखूंगा के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। तो ये होता है आपका क्या, रेट लॉ से रेट लिखना। आर होता है रेट ऑफ रिएक्शन और के होता है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और के क्या है, रेट और
वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ गए बात को? इस तरीके से होता है। अच्छा, आर की यूनिट तो अपन जानते हैं, यहां मैं के की यूनिट लिख देता हूं, यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के ये क्या होता है? मोलर की पावर 1 माइनस पी या एन, ये ओवरऑल ऑर्डर, और क्या टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, ये होती है के की यूनिट। और के की यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करती है। देखो जरा, जो भी ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग के की यूनिट वेरी करेगी, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट वेरी नहीं करती। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा फिक्स रहती है। रेट ऑफ रिएक्शन फिक्स रहता है यूनिट में, और के की यूनिट वेरी करती है। ध्यान रखना, ये यूनिट के की है, रेट ऑफ रिएक्शन के पीछे हम लिख चुके हैं। समझ गए बात को? फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखो जरा ध्यान से। फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपको ऑर्डर निकालना, कुछ भी नहीं दिया, ए से बी कह रहे हैं और सिर्फ के दे रखा है, तो बहुत बढ़िया काम है ये तो। के की यूनिट से ही ऑर्डर आ जाता है ना, क्यों? के की यूनिट क्या होती है याद करो जरा, अभी बताया था। यूनिट ऑफ के ये होता है मोलर की पावर 1 माइनस पी और टाइम इनवर्स, मतलब यहां सेकंड इनवर्स लिख लेते हैं अपन। आयो बताओ मुझे, ये तो है ही नहीं ना इसकी यूनिट में, सिर्फ सेकंड इनवर्स है। इसका मतलब पी क्या हो जाए आपका 1, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा आंसर। समझ गए बात को? इस तरीके से निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, आपको रेट एक्सप्रेशन दे रखा है। ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड हाविंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द अर्लियर रेट। ये अर्लियर रेट हो गई, आर न्यू लिख रहा हूं मैं, या आर डैश कर देता हूं, ठीक है। इसको डबल करना है, इसको डबल करोगे तो 2 की पावर एन, ए की पावर एन, और इसको हाफ करोगे तो 1/2 की पावर एम और बी की पावर एम। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर एन माइनस एम, ए की पावर एन, और के है बाहर, ठीक है, और बी की पावर एम। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2/1 कर देता हूं, मतलब आर डैश अपॉन आर निकाल लूंगा तो सब कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 2 की पावर एन माइनस एम। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा है। ठीक, अगला देखो, फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। तो यूनिट ऑफ के बता दो जरा। यूनिट ऑफ के क्या था आपका? ये था मोलर की पावर 1 माइनस पी और टाइम इनवर्स, ठीक है। अब यहां पर मुझे जीरो ऑर्डर के लिए तो पी जीरो रख दो, तो पी अगर जीरो रखोगे तो ये आ जाएगा मोलर टाइम इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर के लिए पी को 2 रख दो तो मोलर की पावर -1 और टाइम इनवर्स। ये इसका आंसर आ गया, बहुत सिंपल है। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना मुझे डिफरेंशियल वाला, मतलब जिसमें डी आता है आपका, वो वाला लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस लिख देता हूं मैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आप एवरेज भी लिख सकते हो, वो ऑप्शन से चल लेंगे अपन। इंस्टेंटेनियस लिख देता हूं, क्या आएगा, -DH2 अपॉन 1dt, ठीक है, इज इक्वल टू -DI2 अपॉन 1dt इज इक्वल टू प्लस DHI अपॉन 2dt। इस तरीके से अपन लिखेंगे। आ गया आंसर आपका, समझ गए बात को? फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है अपना ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस, ठीक है। दोनों चीजें समझना क्या है। पहला पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, ऑर्डर क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंट से निकलता है ये। और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो थ्योरेटिकल होता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी अपन बोल सकते हैं, ठीक। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, ईटीसी, ठीक है, ये हो सकता है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 1, 2 एंड 3। 3 से ज्यादा रेयरली ऑब्जर्व होता है केसेस में, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी का बेसिक डेफिनेशन ये है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। तो मॉलिक्यूल या तो 2 टकराएंगे या 3 टकराएगा। अच्छा, एक मॉलिक्यूल कैसे टकराएगा, एक मॉलिक्यूल भी टकराता है कैसे, जैसे आयनिक कंपाउंड है NH4NO3 मान लो, तो NH4 प्लस और NO3 माइनस आपस में टकरा सकते हैं, कैटायन एनायन, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, ध्यान रखना। तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है। 3 से ज्यादा रेयरली ऑब्जर्व होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ऑर्डर इज इक्वल टू कोफिशिएंट। ये कब होगा, ये तब होगा जब क्वेश्चन में RDS लिखा हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और 1 स्टेप रिएक्शन हो, और एलिमेंट्री लिखा हो क्वेश्चन में, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तब आपको क्या लेना है, ऑर्डर और जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। यहां पॉइंट नंबर 3 जो लिख रहा हूं मैं, वो लिख रहा हूं कि मॉलिक्यूलरिटी
इज इक्वल टू क्या होता है आपका, जो कॉफिशिएंट है वो होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है मैकेनिज्म वाली। ऑर्गेनिक की बहुत सारी रिएक्शन आपने देखी है, ए से बी बनता, बी से सी बनता, सी से डी बनता, इस टाइप से जो जाते थे आप। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड बाय मैकेनिज्म। ठीक है, ये तरीका होता है, कभी मैं निकालना आपको बताऊंगा। और फोर्थ नंबर पे लिख रहा हूं, देयर इज नो मीनिंग ऑफ, देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्युलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैं ये पॉइंट आपको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है इससे, है ना, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है उनमें से कोई ना कोई एक आरडीएस होता है, तो आरडीएस के लिए जो मॉलिक्युलरिटी होगी वही हम बोल देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्युलरिटी नहीं बोलते, आरडीएस के लिए बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी कैन बी डिफाइंड। ठीक है, तो इसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं आरडीएस के लिए जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, फटाफट से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर कैलकुलेशन के ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हैं। एक होता है इनिशियल रेट मेथड, आपको यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह दी जाएगी, और एक होता है मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन। तो दोनों को कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम आप क्या करो, इसके लिए रेट लिखो। क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या लगा दूं मैं, एक्स, और बी की पावर क्या लगा दूं, वाई। अब सीधे सीधे मत लिख देना, वरना फिर इसको करने का मतलब ही क्या है, आप बोलोगे सर इसका 2 लिख देते, इसका 3 लिख देते, हो गया काम, ऑर्डर 5। ऐसे नहीं करना, आपको एक्सपेरिमेंट के बेस पर चलना है। इसका मतलब जो ये रिएक्शन है ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो 2a + 3b में आप इसको 2 और इसको 3 मत बोल देना, एक्स और वाई को। हम ये एक्स और वाई निकालना है हमें, है ना। अब देखो जरा, ये मैंने रेट का एक्सप्रेशन लिखा, अब तीनों इक्वेशन के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर r इज इक्वल टू के। अगर a 0.1 है, ध्यान से देखना, अगर a 0.1 है, और r पुट कर देता हूं मैं, r कितना है यहां 2 × 10⁻⁻⁴। ध्यान से देखो, k a क्या है 0.1 इसकी पावर x, b क्या है 0.1 इसकी पावर क्या आएगा y, इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से चलेंगे। दूसरा पुट कर दो r 4 × 10⁻⁻⁴, k 0.1 की पावर x और 0.2 की पावर y, ध्यान से लिखते जाना। तीसरा देखना जरा, 16 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू k 0.1 की पावर, सॉरी 0.2 की पावर x और 0.2 की पावर क्या, y। अब आपको यहां पर हमेशा ऐसा कोई ना कोई मिलेंगी इक्वेशन कि एक बार x कट रहा होगा, एक बार y कट रहा होगा डिवाइड करने पर। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहां क्या आया 1/2 की पावर y, और यहां 1/2 आया, तो 1/2 करने पर क्या आया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या आया y, तो यहां से y कितना आ गया 1। ऐसे चलना है आपको, बहुत ईजी है। अगला देखना जरा, अगर मैं आपसे बोलूं 2/3 कर दो, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई क्या कर दो 3 कर दो, तो 2/3 से ये कट गया, k कट गया, ये क्या आया 1/2 की पावर x, और यहां क्या आया 1/4, क्योंकि 4/16 1/4, और यहां गया 1/2 की पावर x। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 का होल स्क्वायर, तो x यहां से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a और b क्या क्या आ गई। बस आप यहां पुट कर दो इसके रेट एक्सप्रेशन में, तो आपका जो फाइनल रेट एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा k a की पावर कितना x 2 और b की पावर y मतलब 1। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकते कि बताओ रेट कांस्टेंट निकालो। अगर आपसे क्वेश्चन में बोलते हैं कि फाइंड क्या, फाइंड k, आपसे k निकलवा लेते, तो आप कोई भी इक्वेशन ले लो, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट ले लो 1 2 3 में से, मान लो पहला लेता हूं मैं, तो रेट क्या है 2 × 10⁻⁴, k निकालना है, a क्या है 0.1 का होल स्क्वायर और b क्या है 0.1, बस इसको सॉल्व कर लो तो यहां से आपका k आ जाएगा। समझ गए बात को, कर लोगे सॉल्व। ठीक है, तो ये तरीका होता है, आप इस तरीके से अप्लाई कर देना। आगे बढ़ते हैं, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपको अब मैकेनिज्म दे रखा होगा, देखो ये मास्टर रिएक्शन है, इसके लिए मुझे क्या निकालना है ऑर्डर, मतलब इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है। तो सबसे पहले इसका रेट एक्सप्रेशन लिख लो, क्या आएगा r k a2 की पावर x और b2 की पावर y। यहां भी 1 1 मत कर देना क्योंकि ये तो निकालना है हमें, इनकी हेल्प से निकालना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको क्या दिया जाएगा, एक मास्टर रिएक्शन दी जाएगी, एक फास्ट रिएक्शन और एक स्लो रिएक्शन का काम है। अब फास्ट रिएक्शन यहां 2 दी है, तो अब हम खुद पता लगाएंगे कि हमें किसकी जरूरत है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले स्लो रिएक्शन को उठाओ, यहां से रेट लिखो, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा k1 a की पावर 1 और b2 की पावर 1। अच्छा यहां मैंने कोफिशिएंट को क्यों ले लिया यहां पर ऑर्डर सीधे,
क्योंकि स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और आरडीएस के लिए जो कोफिशिएंट है वही ऑर्डर होता है, ध्यान रखना। अब जरा मैच कराओ, क्या ये वाला इससे मैच कर रहा है, B2 तो मैच कर रहा है लेकिन A मैच नहीं कर रहा, तो A हटाना है। A कैसे हटेगा, इससे या इससे, इससे हटेगा, तो इसका कोई काम नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये इसके लिए मुझे क्या लिखना है, फास्ट के लिए केसी, हमेशा ध्यान रखना फास्ट के लिए केसी लिखते हैं। केसी क्या आएगा, A इंटू ए मतलब A स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया, A2। अब मैं यहां से A निकाल लेता हूं और यहां पुट कर देता हूं, क्या आएगा, केसी A2 का अंडर रूट, क्योंकि होल स्क्वायर था ना, अंडर रूट बन जाएगा, तो ये बन गया क्या, केसी A2 का अंडर रूट मतलब 1/2 पावर। ये मैंने A पुट कर दिया और B2 अपना चल ही रहा है, तो यहां पर मैं K1 और KC के अंडर रूट को क्या मान लेता हूं, K, क्योंकि उसका रेट कांस्टेंट K है, ठीक है, K। तो A2 की पावर क्या आ जाएगा, हाफ, और B2 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। तो अब ये फाइनल एक्सप्रेशन बन गया, तो आप क्या बोल दोगे, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A2 हाफ आ जाएगी, और ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B2 1 आ जाएगी। ओवरऑल ऑर्डर, जिसको PIN बोल दो, ओवरऑल ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1 मतलब 3/2। इस तरीके से आप चलोगे। यहां ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाता तो क्या बोलते, 2 और 1 3, यहां लिख लो ओवरऑल ऑर्डर, यहां क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। यहां आप K की यूनिट इसके हिसाब से लिखना, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 बोल दूं मैं, और 10 की पावर -1 तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 इधर जाएगा नीचे, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर +3, तो ये 0.2 हो जाएगा, मैंने सॉल्व करके लिख दिया। अब इसकी यूनिट क्या लिखोगे, मोलर की पावर 1 - n, और n क्या है यहां पर, n या p बात बराबर 3, तो 1 - 3 कितना हो गया, -2, और यूनिट क्या थी आपकी, सेकंड इनवर्स, ऐसा ये हो जाएगा। इस तरीके से करना है, समझ गए बात को। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत ध्यान से देखना जरा। मैं यहां पर फॉर्मूले लिख रहा हूं, फिर इसको अप्लाई कर लेंगे अपन न्यूमेरिकल में। जैसे पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, ए से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसके लिए मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब ये यहां पर कोफिशिएंट ही ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया ना मैंने, तो माइनस DA/dt, ये क्या होगा, K इंटू ए, ठीक है। अगर T इज इक्वल टू 0 पर C0 कॉन्सेंट्रेशन है और T इज इक्वल टू T पर CT है, तो मैं एक्सप्रेशन जो लिख रहा हूं वो क्या आएगा, ध्यान से देखना, KT इज इक्वल टू ln C0/CT। अब आप इसी चीज को मोल के टर्म में भी लिख सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर मोल के टर्म में क्या लिखोगे, ln A/A-x, और ln को लॉग में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अगर ln को लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहां 2.3 log base 10 हो जाएगा, ठीक है, वो आपको पता ही है। तीसरा फॉर्मूला T 50% होता है हाफ लाइफ, मतलब जब आधा रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए तो ये होता है ln2 डिवाइडेड बाय K, जिसको हम क्या लिखते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाय K, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ C0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है या मोल के इंडिपेंडेंट है। अगला देखो जरा, फोर्थ फॉर्मूला, अगर मुझे यहां पर टाइम लिखना है तो मैं सारे टाइम लिख रहा हूं, कौन कौन सा याद करके जाना है आपको, T 75%, T 90%, T 99%, T 99.9% और T 99.99%, ठीक है। इनका बहुत अच्छा सा रिलेशन होता है, क्या, T 75% होता है डबल किसका, T 50% का, ये होता है 3.33 टाइम्स T हाफ, T 50%, ये इसका डबल कर दो 6.66 T हाफ, इसका ट्रिपल कर दो तो 9.99 या नियरली क्या लिख दो, 10 टाइम्स T हाफ, इसका 4 टाइम्स कर दो तो 13.34 टाइम्स T हाफ। इस तरीके से तो हाफ लाइफ, जैसे K दिया जाता है, हाफ लाइफ निकाल लेते हैं, फिर हम ये टाइम निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट हाफ लाइफ तो ये टाइम निकाल सकते हैं, बहुत इजी होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 लिख रहा हूं मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये होता है 1 - e⁻ KT, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, CT और C0 का रिलेशन, CT इज इक्वल टू C0 e⁻ KT, इसी वाले रिलेशन से अपन निकाल सकते हैं, ये है ना। और पॉइंट नंबर 7 में मैं ग्राफ्स बना रहा हूं। अब देखो जरा ग्राफ्स क्या क्या है। पहला है ln CT वर्सेस T का, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होता है, -K इसका स्लोप है, और इंटरसेप्ट जो है वो क्या होता है, ln C0। आप CT की जगह क्या रख सकते हो, A-x, और C0 की जगह A भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं लॉग ले लेता तो log CT, और ये क्या है आपका T के बीच का ग्राफ,
तो आपका स्लोप क्या हो जाता, माइनस के बाई 2.3 हो जाता, क्योंकि ln को log में कन्वर्ट करते हैं अपन, और ये आपका क्या हो जाता, log बेस 10, ध्यान रखना log C0। इस तरीके से T 50% का बनाना है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो चेंज नहीं हो रहा, ये इंटरसेप्ट क्या होगा ln2/k, सिंपल सिंपल से ग्राफ है। R का बनाना है और कॉन्सेंट्रेशन का बनाना है, तो ये जो है ना माइनस da/dt, इसको R बोल दो तो R इज इक्वल टू K लिख सकते हो, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा जाएगा, ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा इसका, K हो जाएगा। इस तरीके से चलना है। अगला देखो जरा क्या क्या होगा, ln/CT ln/C0, ठीक है। अगला है CT वर्सेस T का ग्राफ, इस वाले से आएगा, तो ये क्या आएगा, इस तरीके से डिक्रीजिंग होगा। तो ये सारे ग्राफ्स हैं आपके जो आपको याद करने हैं, और ये सारे के सारे फॉर्मूले याद करके जाना है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर में इन टाइम के अलावा, जैसे ये तो परफेक्ट टाइम आपको याद करके जाना ही है, इसके अलावा कोई भी टाइम आ गया, जैसे आपसे T 40%, 42% ऐसा मान लो पूछ लिया, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है KTX% इज इक्वल टू ln 100/100 माइनस x, ये लगा दिया करो। जैसे आपसे बोला है कि फाइंड T 60%, तो यहां सीधा 60 रखो, यहां भी सीधा 60 रख दो, मैंने 100 ले लिया यहां पे ऊपर, है ना। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को याद कर लेना। चलो मैं आपको इनके न्यूमेरिकल बता देता हूं, तो आपको अप्लाई करना भी आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो पहले। चलो तो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ध्यान से देखना जरा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 to 0.4, ठीक है, इन 15 मिनट। द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 m to 0.025 m। अब इसमें होता क्या है, एक तो होता है फॉर्मूला लगाओ पूरा, फॉर्मूले से पहले क्या करो, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये टाइम लेके के निकालो, फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगाओ। अब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और फिर आप क्या निकालोगे, टाइम निकालोगे, के तो निकाल लिया था आपने। लेकिन इससे बचने के लिए एक बहुत सुपर तरीका है मेरे पास, देखो ध्यान से, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से याद रखना। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है, इससे आप C0/2 जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया आपने, तो मैं बोलूंगा कि इसमें कितना टाइम लगेगा, T हाफ, क्योंकि T हाफ की डेफिनेशन यही है कि आधा रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए। अगर मान लो C0/2 से C0/4 जा रहे हो, तो फिर से एक और T हाफ लगेगा, C0/4 से C0/8 जा रहे हो, तो फिर से एक और T हाफ लगेगा, एंड सो ऑन। समझ गए बात को, इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन हाफ होती जाएंगी, तो एक एक T हाफ आता जाएगा। इसी को मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। मुझे बताओ आप, अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.8 मोलर थी, इससे आप कहां गए, 0.4 मोलर पे गए, तो एक T हाफ लगा, और यही T हाफ कितना दे रखा है आपको, 15 मिनट, इसका आधा है ये। अब आप यहां से शुरू करो, कहां से, 0.1 से। 0.1 से अगर आप जाओगे 0.05, तो एक T हाफ लगेगा, और 0.05 से 0.025 जाओगे, तो एक और T हाफ लगेगा। इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगा, 2 T हाफ लगे, और T हाफ आपने निकाल लिया कितना, 15, 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30, और ये किस में, मिनट में। समझ गया बात को, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन और देख लो क्या कह रहे हैं, इन इक्वेशन KT इज इक्वल टू ln/C0 माइनस ln/CT, द कर्व बिटवीन ln/CT वर्सेस T। ध्यान से देखना जरा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखा हुआ है ये, तो ln/CT इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, KT को इधर ले आऊं, तो माइनस KT प्लस क्या आएगा, ln/C0। अब देखो जरा क्या इक्वेशन बन गई आपकी, ये ln/CT हो गया y माइनस mx प्लस c। तो किस टाइप की इक्वेशन होती है ये, स्ट्रेट लाइन। तो कर्व जो होगा ln/CT वर्सेस T का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अगला देखो जरा, A से 2B प्लस C कह रहे हैं, इनिशियल प्रेशर आपको PI दे रखा है, तो टाइम T इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल प्रेशर क्या है, PI है, और टाइम T पर जो प्रेशर है, T इज इक्वल टू T पर, वो क्या है, PT है। अब इस टाइप के प्रेशर वाले क्वेश्चन को अप्लाई करना आपको कैसे, आपको मैंने एक्सप्रेशन लिखाया था क्या, KT इज इक्वल टू ln A/A माइनस x, ये तो अपन जानते हैं। तो अब हम इसी में ही क्या चेंज करेंगे, ln A की जगह मैं रख रहा हूं P0, और P0 माइनस x की जगह मैं क्या रख रहा हूं, Px। तो अपना जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, KT इज इक्वल टू ln P0/P0 माइनस Px। अब ध्यान से देखना जरा, इसी चीज को मैं यहां पर कैसे अप्लाई करके दिखा रहा हूं। अगर मैं टाइम T इज इक्वल टू T पे चलूं, तो PI में से मैंने कुछ कम कर दिया, मान लो Px कम कर दिया, कुछ प्रेशर कम हुआ, क्यों, B और C बना, और ये तीनों क्या है, गैसेज हैं, ये ध्यान रखना। अगर कभी सॉलिड आ जाए तो उसको छोड़ देना, गैस लेना है बस, गैस का प्रेशर होता है। तो यहां Px कम हुआ, तो यहां कितना बनेगा, 2Px, और यहां कितना बनेगा, Px। सही है। तो अब अगर मैं टोटल प्रेशर PT लिखूंगा, तो टोटल प्रेशर PT क्या आएगा, PI माइनस PX प्लस 2Px और प्लस Px। अब यहां से ये और ये मैंने उड़ा दिया, ठीक, तो अब ये क्या आ गया, PI प्लस 2Px आ गया, ये क्या आया आपका, PT। तो अगर मैं यहां से Px निकालूंगा तो क्या आएगा, PT माइनस PI/2, ठीक है, क्योंकि आपको यहां से Px हटाना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना।
तो अब क्या आएगा, के टी इज इक्वल टू, वही एक्सप्रेशन उठा रहा हूं मैं, क्या, एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एक्स, क्या पुट कर दूं, पी टी माइनस पी आई बाई टू, ध्यान से देखना, पी टी माइनस पी आई बाई टू। बस अब इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, इसका क्या आएगा, एल एन। अच्छा ये जो पी नॉट है वो यहाँ पी आई है, ठीक है, तो इसको भी मैं पी आई कर देता हूं क्योंकि पी नॉट पी आई है, तो ये पी आई हो गया, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, तो ये आएगा पी आई अपॉन ये आ जाएगा 2pi, और माइनस को अंदर ले जाऊं तो माइनस पी टी, और प्लस पी आई, ठीक है, ध्यान से देखो, 2pi इधर हो गया, माइनस ये आ गया तो माइनस पी टी, माइनस अंदर गया तो प्लस पी आई, और 2 ऊपर चला जाएगा। बस ये फाइनल आंसर है, एल एन 2pi और 2 और 1 3pi माइनस पी टी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ध्यान से करके जाना है। कैसे लिखना है आपको, पहले आप एक्सप्रेशन लिखोगे ये वाला, और यहां से पीएक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको कंडीशन दी जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको फाइनल आंसर पीआई और पीटी के टर्म में ही देना है, क्योंकि इनिशियल प्रेशर पीआई और पीटी दिया था आपको। तो इस तरीके से प्रेशर वाला लिखते हैं, इस टाइप से हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन करते हैं, और इस टाइप से ग्राफ वाला क्वेश्चन करते हैं। समझ गया बात को, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब nth ऑर्डर रिएक्शन समझ लेते हैं, जिससे हम कनेक्ट करेंगे जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार जीरो और सेकंड ऑर्डर भी देख लो फटाफट 5 मिनट के अंदर। nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसका एक्सप्रेशन होता है के टी इज इक्वल टू सी नॉट की पावर 1 माइनस एन माइनस सी टी की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, और यहां पर एन 1 नहीं हो सकता, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। अब आप यहां पर एक बार एन को जीरो रख दो, किसमें, इसमें, यहां मैं एन ओवरऑल ऑर्डर बोल रहा हूं, या पी बोल सकते हो, और एक बार एन 2 रख दो। अगर एन आपने यहां पर जीरो रखा, अगर एन यहां जीरो रखा तो कैसा दिखेगा, के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी। इसका मतलब सी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के टी प्लस सी नॉट, ठीक है। अब यहां से आप इसका टी हाफ निकाल लो, सी टी को सी नॉट बाई टू पुट करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टी 50% जो आएगा वो आएगा सी नॉट बाई टू के। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एक बात ये हो गई। और अगर टी 75% पूछे आपसे, टी 75%, तो टी 75% कैसे निकालोगे, यहां सी टी को सी नॉट बाई 4 पुट करके आप निकालोगे, तो ये आएगा 1.5 टाइम्स टी 50%, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये दो फॉर्मूले। अगर एन को 2 रखा आपने यहां पर, तो क्या आएगा, 1 अपॉन सी टी इज इक्वल टू आ जाएगा के टी प्लस सी नॉट, ये एक्सप्रेशन बनेगा के टी प्लस 1 बाई सी नॉट, क्योंकि आप यहां एन 2 रखोगे ना, तो सी नॉट की पावर -1 माइनस सी टी की पावर -1 अपॉन -1, ऐसा आएगा ये। अगर मैं यहां से टी 50% निकालूं, टी 50%, तो ये आता है 1 बाई के सी नॉट, ठीक है। मतलब मैं लिखूंगा टी 50% इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी नॉट, ठीक है। मतलब ऐसा है, ये जीरो ऑर्डर में सी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट, और इसमें क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय सी नॉट। तो मैं टी हाफ यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर 1 माइनस एन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। आप यहां पर एन पुट कर दो तो आपको पता चल जाएगा किसके डायरेक्टली है और किसके इनवर्सली है। यहां से टी 75% निकालोगे तो ये आता है 3 टाइम्स टी 50%, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में डबल होता है, सेकंड ऑर्डर में ट्रिपल होता है, और जीरो ऑर्डर में 1.5 टाइम्स होता है, ये ध्यान रखना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। अब इससे रिलेटेड ग्राफ होते हैं, जैसे यहां पर मुझे बनाना है सी टी वर्सेस टी का ग्राफ, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी जैसा हो गया, तो ऐसा आएगा। स्लोप क्या है इसका, माइनस के, और ये इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका, सी नॉट। बहुत सिंपल है, ठीक है। दूसरा है टी 50% वर्सेज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी नॉट बाई 2 के है ना, तो 1 बाई 2 के इसका स्लोप हो जाएगा, क्यों, y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा बन गया ये, y इज इक्वल टू, इसको मैं x बोल रहा हूं सी नॉट को, 1 बाई 2 के को क्या बोल रहा हूं, m, तो 1 बाई 2 के क्या हो जाएगा इसका स्लोप। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाना है, तो एक बार बताओ, अगर जीरो ऑर्डर है तो r इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0, इसका मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका k। भाई r इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं जीरो ऑर्डर के लिए, k, मान लो a अगर रिएक्टेंट है तो इसकी पावर 0, मतलब ये k हो जाएगा सीधा, समझ गए। अगला देखना जरा सेकंड ऑर्डर का, इसमें बना रहा हूं 1 बाई सी टी वर्सेस टी का, ये वाला, तो 1 बाई सी टी वर्सेस टी आ जाएगा, तो इंटरसेप्ट 1 बाई सी नॉट और स्लोप के हो जाएगा, तो स्लोप के हो गया और इंटरसेप्ट 1 बाई सी नॉट। इक्वेशन से आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। अगला है टी 50% और सी नॉट का, टी 50% का, और किसका बना रहा हूं मैं, 1 बाई सी नॉट का। तो आप देखो जरा, टी 50% और 1 बाई सी नॉट का बनाऊंगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा, m यहां पर 1 बाई के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 1 बाई के, क्योंकि मैंने x 1 बाई सी नॉट को माना, ध्यान रखना। अगला मैं लिख रहा हूं रेट और कॉन्सेंट्रेशन वाले का, है ना, तो r इज इक्वल टू क्या होता है, k, a की पावर क्या हो जाएगा 2, तो अगर मैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर का
मतलब मैंने इसको पूरा का पूरा x मान लिया स्क्वायर के साथ, तो y इज इक्वल टू mx, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा k। इस तरीके से ग्राफ होते हैं, समझ गए बात को। तो जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के एक बार फॉर्मूले देख लो और ग्राफ देख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बना लेना आप, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, नोट करो इसे। चलो जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन देख लो जरा कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के दे रखा है आपको 0.01 मोलर सेकंड इनवर्स, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 10 सेकंड इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर, मतलब Ct इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C0 लगाना आपको सीधा सीधा, ठीक है। अब आपसे बोला है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है और कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 10 सेकंड निकालना, Ct निकालना है। K कितना है 10 की पावर -2, टाइम है 10 सेकंड, ठीक है, प्लस C0 है 1, तो सीधा सीधा आ गया ये क्या 0.1, तो 1 माइनस 0.1 आ गया मतलब 0.9, तो Ct क्या आ गया 0.9 मोलर। इस तरीके से सॉल्व करना, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन इजी आता है, बहुत आसानी से आप बना लोगे, फॉर्मूला याद करके जाना। अगला देखना जरा, आपको एक ग्राफ दे रखा है 1/Ct वर्सेस T का, C0 और K निकालना है, तो मुझे बताओ 1/Ct इज इक्वल टू क्या होता है KT प्लस 1/C0 होता है। अब ये जो 1/C0 है ये इंटरसेप्ट है, वो कितना है 0.5, तो 1/C0 हो गया सीधा सीधा क्या 0.5, इसका मतलब C0 क्या आ गया आपका 2 मोलर, तो ये हो गया भाई साहब काम खत्म। स्लोप क्या है 1/100, तो यहां स्लोप क्या होता है K, तो K है क्या 1/100, तो ये हो गया 10 की पावर -2। अब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोलर की पावर -1 और सेकंड इनवर्स, ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट एंड रेट कांस्टेंट क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा मैं क्या, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है या रेट कांस्टेंट जो होता है वो 2 to 3 टाइम्स हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए वो डबल होता है, इसलिए अपन 2 टाइम्स ले लेते हैं, ठीक है। तो RT प्लस 10 अपॉन RT इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा T अपॉन 10, और ये जो म्यू है ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट और ये होता है बिटवीन 2 to 3, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम 2 लेके चलते हैं, तो आप फॉर्मूले में यहां 2 लिख लेना, तो 2 की पावर डेल्टा T बाई 10, अगर कुछ और टेम्परेचर कोफिशिएंट दे देंगे वो तो यहां पुट करके निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इसका न्यूमेरिकल। रेट ऑफ रिएक्शन एट 60 डिग्री निकालना है, तो R एट 60 डिग्री अपॉन R एट 20 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू 2 ले लो, और वैसे भी क्वेश्चन में बोला है 2, डेल्टा T कितना हो जाएगा 60 माइनस 20 कितना 40 डिवाइडेड बाय 10, तो 2 की पावर 4, मतलब R एट 60 डिग्री इज इक्वल टू 16 टाइम्स R एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ऐसा है ये, समझ गए बात को, इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर आखिरी टॉपिक पे चलते हैं, हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं, मतलब आरएनएस इक्वेशन के बारे में हमें समझना है, नोट कर लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, आरएनएस इक्वेशन पर चलते हैं। आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, रेट कांस्टेंट K और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है, और रिलेशन ये होता है K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब यहां पर ये क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान से लिखना। K जो है वो होता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ए को बोलते हैं अपन आरएनएस कांस्टेंट, आरएनएस कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसका नाम है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये जो होता है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, और R जो है वो गैस कांस्टेंट है, और यहां पर गैस कांस्टेंट की 2 वैल्यू होती हैं, अगर कैलोरी में चलना है तो 2 लेना पड़ेगा और जूल में चलना है तो 25/3 मतलब 8.3, ठीक है। और जो टेम्परेचर है T वो केल्विन में लेना पड़ता है आपको, ठीक है, ये रिलेशन है। अब अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का रिलेशन आप लिख सकते हो। अगर मैं बोलूं टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट K1 है और टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट K2 है, तो ऐसा रिलेशन बनता है कि ln K2 बाय K1 ये होता है EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। आप यहां पर रिलेशन लिख सकते हो, कैसे देखना, K2 बाय K1, यहां नीचे K1 है ना, तो यहां T1 से शुरू करना। अगर आप लॉग में लिखना चाहो तो लॉग K2 बाय K1 EA अपॉन यहां कर दो 2.3 R 1/T1 माइनस 1/T2। इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल होते हैं, T1 पर K1 दे रखा होता है, T2 पे K2 निकालना होता है, EA दिया जाता है आपको, तो R की वैल्यू EA से डिसाइड होगी। अगर EA आपको जूल में दिया है तो R आप जूल में रखोगे, EA कैलोरी में तो R कैलोरी में रखोगे, समझ गए बात को। फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के। ध्यान से देखना जरा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहां डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव, और एंडोथर्मिक क्या होती है, यहां पर डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस यहां पर बनाते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, टाइम फॉर रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, ध्यान से देखना जरा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम। यहां पर क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ बना रहा हूं, मतलब टाइम फॉर रिएक्शन। तो अब जरा ध्यान से देखना आप। अब इसमें होता क्या है, आपको डिफरेंट टाइप की वैल्यूज याद रखनी पड़ती है, मतलब डिफरेंट टर्म्स याद रखने पड़ते हैं। कैसे, मेरे पास अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान से देखना जरा, तो हम दो टाइप की रिएक्शन यहां कंसीडर करते हैं। एक रिएक्शन है अपने पास फॉरवर्ड रिएक्शन और एक क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन। सेम वही यहां काम करेंगे। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, और एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड रिएक्शन। ध्यान से देखना जरा। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट की है तो अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी है तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब ध्यान से सुनना, जो यहां पर पीक बनाया मैंने, पीक मतलब ये, तो यहां तक की जो एनर्जी है ये वाली, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचाता है। टीएस बोलो या फिर इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलो, बात बराबर है। तो रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की जो एनर्जी है वो क्या होती है, ईएफ, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर मैं आपसे बोलूं ये बताओ, तो ये क्या बोल दोगे, ईएबी, प्रोडक्ट से लेकर पीक तक की, वो क्या होती है, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। और ग्राउंड लेवल से ये जो एनर्जी है ये होती है ईटीएच, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एच, मतलब ईआर और ईपी का। तो क्या रिलेशन है, डेल्टा एच क्या होता है, ईपी माइनस ईआर होता है। ठीक है, अब ईपी माइनस ईआर यहां नेगेटिव बनाना है, तो वो नेगेटिव कैसे बनेगा, इस वाली वैल्यू को आगे रखना पड़ेगा, इसको बाद में रखना पड़ेगा, मतलब ईएएफ, ईएएफ माइनस क्या रखना पड़ेगा, ईएबी। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना, ईएफ माइनस ईएबी क्या होता है, डेल्टा एच। और ये जो ईटीएच है, ईटीएच ये क्या है, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये ध्यान रखना। और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एफ मतलब फॉरवर्ड, बी मतलब बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ रहे हो, इस तरीके से। तो अब आप एनर्जी का कोई भी रिलेशन यहां लगा सकते हो। क्या, डेल्टा एच जो मैंने लिखा, ईएफ माइनस ईएबी लिखा, या ईपी माइनस ईआर लिखा, या आप ईटीएच का रिलेशन बनाना चाहो तो ईटीएच क्या बनेगा, ये क्या बोलूंगा, ईपी प्लस ईएबी। ऐसे और भी रिलेशन बन सकते हैं, ईआर प्लस ईएफ, ऐसे। तो इस टाइप के रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ये रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ईएफ माइनस ईएबी होता है। अगर मैं यहां चलूं तो यहां से यहां तक की एनर्जी क्या है, ईआर, ये एनर्जी क्या है, ईपी, यहां से यहां तक की पीक तक की एनर्जी ईएफ, और ये एनर्जी ईएबी, और ईटीएच क्या हो जाएगा, इतना पूरा, ये क्या हो गया, ईटीएच। तो यहां जो डेल्टा एच में लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, ईपी माइनस ईआर, और ईपी बड़ा है ईआर से, मतलब मुझे प्लस चाहिए तो ईएफ माइनस ईएबी करना पड़ेगा। इसका मतलब फॉर्मूला हमेशा ईएफ माइनस ईएबी ही होता है, ये ध्यान रखना आप, किसका, डेल्टा एच का। बाकी ईटीएच का वेरिएशन वाइज फॉर्मूला अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, है ना। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बस एक बार देख लो क्या होता है इसमें, डेल्टा एच का फॉर्मूला याद रखना, ठीक, फटाफट से नोट करो। अब हम इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल कवर कर लेते हैं, लिख लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कई सारे क्वेश्चन तो अपन ने बीच में भी कर लिए, कुछ फाइनल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज बाय एक्स द रेट कांस्टेंट के बिकम्स। पहली बात तो रेट कांस्टेंट जो के होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं करता कॉन्सेंट्रेशन वगैरह पे, टेम्परेचर के अलावा, तो सेम ही रहेगा कि आप कॉन्सेंट्रेशन को कितना ही बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। फॉर रिएक्शन दिस लॉग, ये दे रखा है आपको एक इक्वेशन, फाइंड एक्स बाय वाई। ये वो बताओ, मैं 0.3 को क्या लिख सकता हूं, log 2 लिख सकता हूं। अब मैं log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा रहा हूं, log a इंटू बी, तो ध्यान से देखना क्या दिखेगा, log माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू log 2 टाइम्स और माइनस डीबी बाई डी टी, ऐसा दिखेगा, log a प्लस log b, log a इंटू बी, ठीक। log काट दो, log कट जाएगा दोनों तरफ से, तो माइनस डी ए बाई डी टी
इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस dB बाई dt, यही आएगा। लॉक कट गया। इसका मतलब जो x और y का रेशियो है, x क्या है 1 और y क्या है 2, तो x अपॉन y निकालना था, मतलब 1/2 आएगा, सीधा सीधा ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन ए से प्रोडक्ट, और क्या कह रहे हैं आपसे, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो पहले मैं इसको अगर रेट कांस्टेंट इसका k बोल रहा हूं, तो r इज इक्वल टू रेट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं k a की पावर x, ऐसा बोल सकता हूं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल कर रहे हैं, कब, कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स करने पर, ऐसा, ठीक। अब 2/1 कर दो, तो 2 इज इक्वल टू 4 की पावर x, तो यहां मैं लिख सकता हूं 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2x, और 2x इज इक्वल टू 1, तो x क्या आ गया हाफ। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि अगर a को 4 टाइम्स करेंगे तो रेट डबल हो रही है, इसका अंडर रूट होगा ना, सीधा सीधा। ये तो मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया आपको एक बार। अगला देखना जरा, डेल्टा एच का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक, EAF माइनस EAB। डेल्टा एच कितना है 54, EAF कितना है 57, EAB मुझे निकालना है, तो EAB इज इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस में। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं काइनेटिक्स में, फॉर्मूले सारे रिवाइज करके जाना, जितना मैंने पढ़ा है उतना पढ़ के जाओगे, आराम से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। फटाफट से नोट करो, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।